एकदम अकेले तो एक किसी भी औरत को रहने का कहाँ मौका मिलता है। तो कभी कभी हमको तो याद भी नहीं कि हम कभी अकेले रहे हो। सोने के समय ही बस, वो भी ऐसी मेरी आदत है कि फट से नींद ही आ जाती पलटते ही नींद। तो अकेलापन हमने जब घिरे हुए में ही जब महसूस किया है तो महसूस किया है। और जब कभी अचानक ये दृश्य कुछ आ जाते हैं तब मेरा मन अंदर से रील खुल जाती है मेरे मन की। कुल मिला के एक कस्बे का जीवन मैंने जिया है ना, अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। दस्तावेज कार्यक्रम में आपका स्वागत है अनामिका जी। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बचपन, पूरा बचपन, आज इस मुकाम पे पहुंच के अपना पूरा बचपन किस तरह से आप याद करती हैं? बचपन के कुछ दृश्य हैं जो एकदम से खुलजा सिमसिम भाव से मेरे सामने खुल जाते हैं, और खास खास मौसमों में खुलते हैं। लू से पता नहीं मेरा क्या रिश्ता, लू और आंधी। जब लू चलती है बहुत घनघोर, और उस समय का एकांत होता है जो अकेलापन हाता हुआ वो, और जब आंधी चलती है तो मुझे एक दृश्य याद आता है कि मुझे न्यूमोनिया हुआ था, बहुत दिन तक बिस्तर में पड़ी थी मैं। उसके बाद आंधी आई थी तो मैंने पिताजी से कहा था कि मुझे आंधी देखनी है। तो मेरे डॉक्टर वगैरह नहीं चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं, निमोनिया हुआ था तो उस समय बाहर निकलूं। लेकिन पिताजी मेरे थोड़े दूसरे ही जैसे थे, उनको देखा कि बहुत उदास हो गई तो गोदी में मुझे दुशाला लपेट कर, उनका याद है मुझे, दुशाला लपेट के आंधी दिखाने वो हमको ले गए बाहर। और खिड़की, अब खिड़की, उस रिक्शे वाली खिड़की और आंधी, मेरे समझिए कि वो ठहर गया। ऐसे ही मोखे पर, पुराने घर में मेरी ननिहाल में एक मोखा था जिसमें काजल, आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि काजल बनाया जाता था पहले घर में। तो दिया जलता था, उस पे कजरौटा उलट के रखा जाता था, उसमें कपूर, भिंगरैया का रस और क्या क्या न जड़ी बूटी मिलाई जाती थी। तो हम जब कभी भी दिया देखते हैं तो भी सब लगता है कि कोई दौड़ गया, सब पीछे के दृश्य एकदम से मतलब कह रहे हैं खटखट 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 खटखट। जैसे आपने देखा होगा माँ की अगर स्वेटर, अगर आपने पुराना स्वेटर खोला होगा, माँ जब पहले हम लोग, माँ नया बुनती थी, खोल के पुराना स्वेटर नए डिज़ाइन पे तो खुलवाती थी ना हम लोग से, तो एक जगह गांठ रहती है, अगर वो खुल गई तो फट 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 सारा स्वेटर खुल जाता था। तो वैसे ही अगर मैं कहीं दिया देख लूँ और मुझे अंधड़ दिखाई दे तो मैं सब काम छोड़ के बैठ जाती, मुझे कुछ हो जाता तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है क्या हो गया। उसके बाद स्टीमर का भी हमको बहुत दिमाग में, स्टीमर की स्मृतियाँ, और फोटो में भी स्टीमर चाहे नाव देख लेने पर पुराना सब कुछ पन्ना खुलने लगता है। तो कुछ है जो अंदर अवचेतन में कुछ दृश्य मेरे बसे हुए हैं, और भाषिक अवचेतन में भी बहुत सारी अनुगूंजें हैं, छायाएं हैं। जब अकेलापन, बहुत दो स्थितियों में आदमी बहुत अकेला होता है, चाहे तो बहुत अलग अलग संवेदना के लोग आपस में बहुत भीड़ मचा के बैठे हों, जैसे ट्रेन वेन में, बस उसमें, तभी भी बहुत वो एकांत हमको मिल जाता है। और नहीं तो एकदम अकेले तो एक किसी भी औरत को रहने का कहाँ मौका मिलता है। तो कभी कभी हमको तो याद भी नहीं कि हम कभी अकेले रहे हो। सोने के समय ही बस, वो भी ऐसी मेरी आदत है कि फट से नींद ही आ जाती पलटते ही नींद।
तो अकेलापन हमने जब घिरे हुए में ही जब महसूस किया तो महसूस किया है, और जब कभी अचानक ये दृश्य कुछ आ जाते हैं तब मेरा मन अंदर से रील खुल जाती है मेरे मन की। कुल मिला के एक कस्बे का जीवन मैंने जिया है ना, और मेरे कस्बे के बारे में मुझे अंतरंग जो चित्र हैं दिमाग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहर और कस्बे आदमी को एक हाइफन की तरह होते हैं। वो गांव और गांव, ग्रामीण संवेदना और शहराती संवेदना, नगर बोध और ग्राम बोध, दोनों के बीच एक पुल सा बना देते हैं, है ना। इसी तरह से मुझे लगता है मध्य वर्ग जिसमें मैं पैदा हुई वो भी हाइफन है, एक तरह का छोटा सा पुल है। अगर पहली तारीख को हम लोगों के पास राजा होने का भी अनुभव होता है जब सैलरी होती है, और 30 तारीख 31 तारीख को रंग होने का भी त्रास होता है। तो मध्य वर्ग के आदमी के पास रेंज अनुभव का बहुत बड़ा हो जाता है। उसको ये भी पता है कि राजा होना, पहली को राजा हो लेंगे, 31 को हम रंग हो लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि गरीब आदमी की तकलीफ से भी उसका तादाद में बहुत गहरा हो जाता है, क्योंकि वो कभी होता है गरीब, और उसको रजवाड़ों के ठाठ जिन लोगों के जीवन में है उनका भी समझ में आता है त्रास कि अच्छा उसका भी, उनके भी अकेलेपन होते होंगे, उनको भी कुछ कुछ होता होगा, इतनी डिमांड से इतना वो। तो मुझे लगता है कि मध्य वर्ग एक पुल की तरह जोड़ भी सकता है, और जो छोटे शहरों में पैदा हुए लोग हैं वो भी शहर और गांव का फ़र्क मिटा सकते हैं अगर वो दोनों तरफ देखने की कला विकसित कर ले। मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं बहुत डुबकी में ले सकती हूँ किसी के अंतःकरण में। इसमें मुझे बहुत जीवन, मतलब समय और स्थान के पार चले जाने का सुख मुझे ले जाता है। किसी का अंतःकरण हमको लगता है सामने जो आया है मेरे, वो एक बहुत बड़े नगर की तरह आया है। एक पूरा शहर मेरे सामने, कोई प्राचीन शहर खुल गया, उसकी स्मृतियां हैं जो उसके भीतर मुझे प्रवेश गुफाओं में करने जैसा लगता है, और मैं गपशप करते 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 जाना चाहती हूँ उसके अंतरंग में। उसके बाद जब मैं अकेले बाहर आती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि ये दिन रात का मुझे वो कुछ बिंबों का, कुछ चरित्रों का साथ हो जाता है। लौटते समय अकेले रहता है आदमी, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि कुछ जैसे बांसुरी वाला होता था तो मतलब पीछे पीछे सभी बच्चे चलने लगते थे, वैसे ही मुझे लगता है कि मैं जिनको छोड़ के आई हूँ उनकी सारी स्मृतियों का रेला फिर मेरे साथ साथ ही है। उसके बाद अकबक अकबक मन हुआ रहता है जब तक के लिख न लूँ। कुछ क्या है मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी कोई अज्ञात ध्वनि आती है कहीं से, कभी कभी कोई कागज़ उड़ता हुआ आता है, और सब कुछ फिर वो लगता है कि अब नहीं लिखने से बहुत मुश्किल है। अंदर से कुछ ठेलम ठेल मच जाती है। पिताजी बहुत सारी कविताएं सुनाते थे, अंताक्षरी भी खेलती थी मैं पिताजी के साथ, और वो हराने नहीं हारूं इसके लिए उनके पास बनाने की कला थी, तो मैं भी कुछ जोड़ने लगी खेल खेल में। ये मेरे साथ शुरुआत हुई कविता की। फिर उनको लगा कि इसको इसमें अच्छा मन लगता है और बना भी लेती है थोड़ा बहुत। जैसे एक कविता हार रहे थे, ध पर मेरा आया था अंताक्षरी में, सामने पहले लकड़ी का चूल्हा जलता। तो लकड़ी का चूल्हा का मतलब होता है, कोयले का चूल्हा का मतलब कि वो बोझा जाता था। बात मेरे बचपन में था वो दृश्य यार। तो वो बोझा हुआ चूल्हा रखा हुआ था, लकड़ी का उसमें कोयला था, और उससे धुआं उठ रहा था। उनको लगा मारने से अच्छा है कुछ बोल दो, तो धुआं ऐसे करके कुबड़ाता हुआ उठता है ना, कुबड़ा भाई। और हमारे मोहल्ले में कुबड़ी माता भी थी, तो हमने कहा धुआं उठा ऐसे जैसे उठी कुबड़ी माई। पिताजी हंसने लगे।
बोले कि अच्छा चलो तुमको पॉइंट मिल। उसके बाद इनको लगा कि इंटरेस्ट है, तो जैसे आपके पिताजी ने उपन्यास वगैरह लाके दिए होंगे आपको, या रात में वो कहानी सुनाने लगे, फिर कविताएं भी सुनाने लगे। कालिदास से लेके रिल्के से लेके सब कविताएं जो विश्व से होती हैं धीरे धीरे सुनाने लगे। अपनी भी कविताएं सुना के सुनाते थे। तो कविता का पूरा एक शहर आबाद हो गया मुझ में। सब ये सारी बातें 65 से 75 की होंगी। हाँ हाँ हाँ, मुजफ्फरपुर का। जीवन की कौन सी 3 घटनाएं जिसके कारण आपका अभी का व्यक्तित्व बना है? तो 2-3 चुने तो ये तो कहीं हो। हाँ हाँ, एक तो पिताजी का अचानक जाना, वो सबसे बड़ी दुर्घटना थी हमारे जीवन में। पिताजी बहुत हंसमुख और बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे। हम यहाँ इम्तिहान दे रहे थे, मतलब एमए का इम्तिहान दे रहे थे, तो भैया लेने आए। तो उसके बाद वहाँ गए तो पता चला कि पिताजी नहीं है। और उसके पहले वो हमेशा बचपन में कहते, और हमारी शादी तय हो गई है। दोनों घटनाएं एक साथ। 29 मई को पिताजी गए, 24 जून को मेरी शादी भी हो गई। वो बोल के गए थे कि मेरी मौत में मातम मत मनाना। तो उसी मनस्थिति में शादी हुई, उनका वियोग और एक नई तरह की जिम्मेदारी, एक नए तरह का पूरा वो मेरे जीवन का बहुत ही, मतलब जैसे कि रोम रोम में आँख नहीं खुल जाती है, वैसे आँख एक बार में कितनी सारी आँखें एक साथ खुल गई मेरे भीतर। वो मेरे जीवन की बहुत, उसमें मुझे लगा कि अचानक ही बड़े हो गए, एकदम 70-80 साल बड़े हो गए, एकदम जटाक पटाक बड़े हुए। बहुत सारा अनुभव उस समय एक साथ ही बरस गया था। और उनकी कही हुई बात, कभी कभी कहते थे कि जीवन में सुबह उठो ना बेटा तो यही सोचो कि कोई भी दिन जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। अब किसी से मिलो तो सोचो कि कोई भी मुलाकात अंतिम मुलाकात हो सकती है। तो ऐसे सोचोगी ना तो जब हर मुलाकात को अपना सर्वोत्तम दोगी, हर दिन को अपना जितनी मेहनत कर सकते हो कर लोगी। इतनी बात तो बोलते थे। जब हमको पहुंचाने आए तो हमको जब हाथ हिलाने लगे जाते समय ऐसे, तो एक तोता था हॉस्टल, एक पेड़ के पास, गेट के पास एक पेड़ था, पेड़ पर बहुत तोता था। तो बोले कि जानती हो जब बहुत याद आई ना बेटी तो देखना वो तोता देखो, 2 तोता बैठा ना, कहना एक माँ है एक पिताजी हैं। जो सबसे कम बोलने वाला तोता होगा वो माँ, और जो बहुत टर टर करे सोचो पिताजी। तो याद कर लेना, उसी में देखना। उसके बाद हाथों से तो तोते मेरे उड़ गए पूरे। तो वो हुआ। उसके बाद हॉस्टल का भी जीवन मेरे लिए, क्योंकि हम एकदम यहाँ डिब्बा में बंद रहते थे, एकदम से जैसे आप लोगों के घर में लड़कियाँ रहती हैं, हम लोग कहाँ उस समय के ज़माने में तो और किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता था। माँ की सहेलियाँ आती थी, उनसे मिलते थे, चाहे किताबें ही थी बस जीवन में, और कोई आदमी सचमुच का साक्षात कोई नहीं था। और छायाएँ थी, अनुभूजें थी बस। उसके बाद हॉस्टल का, दिल्ली का जीवन, मुजफ्फरपुर के बाद दिल्ली के हॉस्टल का जीवन मेरे लिए बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें हमको सबसे पहला झटका बल्कि वही समझिए। उसके बाद फिर जब मतलब पिताजी का जाना और एक नए परिवार का जोड़ना, वो भी बहुत 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 बड़ा विश्वविद्यालय था मेरे लिए। हॉस्टल में भी हर कमरे में एक एक किरदार रहते थे सबका, नॉर्थ ईस्ट से लेके केरल तक की हर तरह की लड़की, और बहुत कुछ का खुला जीवन, किसी का दुखी जीवन, किसी का सुखी जीवन, कोई हर शातिरेक में ही हरदम रहने वाला, कोई ड्रग लेने वाला, कोई शराब पीने वाला। हमको तो एकदम से बहुत, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता कि इतने एक ही बार का सारा, एक ही झटके में सारा फ्यूज उड़ जाना, तो वैसे ही मुझे फ्यूज बहुत उड़ा। तो आपने बोला भी था LIC के 2 हाथों के बीच, हाँ। दोनों हाथ कट गए।
तो वो सब एक सामान्य स्त्री के जीवन में जो झटके हो सकते हैं वो लगे, और साधारण व्यक्ति की धारकता कितनी अधिक हो सकती है ये भी समझ में आया। कैसे शुरू हुआ ये आपने बता दिया, अंतर्राक्षी से शुरू हुआ। जी जी। और ये फिर आगे कैसे, ये शब्दों का सफर आगे कैसे रहा, कब लगा, कौन सी रचना से आपको लगा कि मैं जिस व्यक्ति के तलाश में थी वो आज लगभग मुझे मिल गई? ये किस रचना के साथ ये फीलिंग मन में आई? शुरू के दौर में एक चुटपुटिया बटन कविता है, आपने शायद नहीं देखी होगी, वो हॉस्टल के समय की कविता है। अगर इसमें आपने अगर नहीं देखी तो मैं पढ़ दूँ। वो एक कविता है जो कि उस समय मुझे लगा कि नए तरह के इसमें हम हैं, त्रिशंकु की स्थिति में हैं, और जिसको नॉस्टैल्जिया को रोमान का भी बहुत लोग कहते हैं कि ये रोमान का प्रतीक है, लेकिन वो उस तरह का रोमान भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ है जो कि जैसे कि टूटा फूटा भी बहुत कुछ आदमी बचा के कभी रख लेता है और उसका कुछ बना देता है नए ढंग से, जैसे पेपर मैशी का ही खिलौना बनता है। सब टूटा फूटा जो सब है उसको एक तरह का पेपर मैशी बना के उसका नया गढ़ सकता है। तो हमारे जो भी हमारी बिखरी हुई या कडाइलोस्कोप में टूटी हुई चूड़ियों से फूल बन जाते हैं नए तरह से, आभासी ही सही लेकिन लगते हैं कि फूल है। तो उसमें मुझे लगा संतोष, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बड़ा वैक्यूम था, बहुत बड़ा वॉइड था। तो मैंने उसमें से एक रास्ता, एक सुरंग सी खोजी कि शायद अपना दुख, अगर मैं दूसरे के दुख, अपना दुख दूर करने का एक ही उपाय है कि आदमी दूसरे के दुख दूर करने में लग जाए। मुझे लगा कि अपना दुख और कोई मुक्ति का मार्ग ही नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे दुख से बड़े जो दुख हैं उनके निवारण में लग जाओ। ये जीवन का जब हमने सूत्र आजमा के देखा, हॉस्टल में भी, जीवन में भी, घर में भी, उसके बाद जो हमने किरदारों पर कविताएं लिखनी शुरू की तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरह का सुख हुआ। मुझे लगा कि मेरे दुख, किसी और के दुख, सब समझिए कि एक अलग तरह का वो हुआ। रेचन भी इसको कह सकते हैं, तादात्म्य भी कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का न होकर ये व्यक्ति मात्र का, मनुष्य मात्र का जो निवारण हो सकता है उसका एक संकेत है। जीवन के ही तरह आपके साहित्यिक जीवन में अगर 3 घटनाओं, प्रमुख घटनाओं जिसके कारण आपके साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, तो किनको आप बताना पसंद करेंगे? 3 घटनाओं, साहित्यिक घटनाओं में मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि जब मेरे वो जो कविता है कि मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई, तो मुझे हमेशा ही लगता है कि जब मुझे चुनौती मिलती है तो एक दरवाज़ा बंद होता है, कोई झटका लगता है, उसके बाद 3 दरवाजे और सचमुच समझ में आने लगते हैं। क्योंकि तकलीफ़ किसी ने धक्का दिया या किसी ने आपके मुंह पर 50 बातें कहीं या तेजाबी फेंक दिया आपकी बातों का, तो उस समय जो थोड़ी देर का एकांत हो जाता है वो बहुत, उस शुरू में तो बहुत अजीब तरह से लगता है, लेकिन उसके बाद जब वो उतलछट उसका हो जाता है तो ऊपर बहुत ही साफ पानी, जीवन का एक सच समझिए कि झलकता है। तो वो मुझे लगता है कि मानसिक परिपक्वता में वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। कई बार कई कारणों से, स्त्री के शरीर में होने के कारण या देहात के बाद शहर में जाने के कारण या कई आसन्न भयों के कारण बहुत ड्रास्टिक मैं निर्णय नहीं, मतलब बहुत सामान्य सी बात है कि कोई भी बिहार की लड़की जब शुरू में बाहर पढ़ने जाती है, उसको कोई चाय पीने के लिए भी कहता है
तो 50 तरह की बातें दिमाग में जो घर पे सिखाई गई थी कौंधने लगती। और भय, अजब तरह के भय मन में घिर आते हैं। उस तरह की कुछ घटनाएं थी जिसके कारण मुझे कुछ अजब तरह की क्रिटिकिंग भी सहनी पड़ी। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि मानसिक रूप से मेरा क्षितिज थोड़ा विकसित हुआ है। तो चोट लगने के समय में मेरा मानसिक क्षितिज विकसित हुआ, मुझे ऐसा लगा। गलत फहमियाँ जब झेली तो उस समय मुझे, या किसी ने मेरी औकात मुझे याद दिलाने की कोशिश की, वो जो छोटे मोटे झटके लगे, तो उस समय मेरा मन थोड़ा सा अब आते हैं वो प्रिय कवि कई होते हैं, प्रिय कविताएं भी कई होती हैं। हाँ, लेकिन एकदम प्रिय हाँ, कुछ कवि रहे होंगे, कुछ कविताएं रही होंगी। जी, बहुत सारे। असल में हमने जिस कवि पे काम किया था, पीएचडी की थी जॉन डन पे, उनकी कविताएं और उनसे मिलती जुलती जितनी कविताएं थी वो मेरे वयस्क जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव थी। बचपन में मुझे पैब्लो नेरूदा और ये उसका रिल्के का प्रभाव बहुत था, लेकिन उसके बाद पढ़ते समय शेक्सपियर का प्रभाव बहुत था। और जहाँ भी मुझे हंसी हंसी में गंभीर बात कहने का वो दिखाई देता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे एमिली डिकिंसन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद मुझे इन दिनों में एन सेक्सटन, एलिजाबेथ बिशप वगैरह अच्छी लगती थी। यहाँ मुझे शमशेर, केदारनाथ सिंह, आधुनिक लोगों में ये मुझे अच्छे लगते थे। उधर मुझे दूसरी भाषाओं में अच्छे लगते थे अरुण कोलटकर, अंग्रेज़ी वाले में। इन लोगों की कविताओं में मुझे जो एक तरह से वो मिलता था कि गंभीर बात भी, कविता जैसी, कविता की पंक्तियाँ भारी जूते नहीं पहनती, हल्के पाँवों से उड़ती हुई चलती हैं और पैर में पायल पहन के जैसे लड़की कोई दौड़ जाए। नागार्जुन की भी, नागार्जुन में भी ये बात है, रुंझुन रुंझुन करती हुई कोई लड़की दौड़ जाए, ऐसी कविता की पंक्तियाँ होती हैं। तो वो बहुत सारी अनुगूंजें अंदर पैदा हो जाती हैं। जिनकी कविताओं में अनुगूंजें नहीं रहती, आलोक धनवा की भी कविताएं मुझे कुछ अनुगूंज वाली बहुत पसंद थी। तो अनुगूंजें जहाँ भी छूटती हैं वहाँ मेरे भीतर कुछ बहाने से, एक कविता इसमें है बहाने, उस बहाने से मुझे बहुत कुछ याद आने लगता है जैसे। तो मुझे अनुगूंजों वाली कविताएं जनरली पसंद आती। एक प्रश्न ये है कि आपके व्यक्तिगत लेखन का क्या रूटीन है, क्या दैनिक जीवन में वो किस तरह से घुला हुआ है? दैनिक जीवन में इस तरह से घुला हुआ है कि मैं एक आफ्टरनून कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मेरा जो वर्किंग आवर है, जो काम का घंटा है, वो 1 बजे से बाद का 12:30 से लेकर और शाम 5:30 बजे तक का। तो सुबह का समय जब सबको मैं भेज देती हूँ घर पर, तो मुझे पढ़ने लिखने के लिए मिल जाता है थोड़ा सा। अगर 2 बजे से क्लास हुआ तो घर से 12:30 में निकलना हुआ, 12:30 से तो सुबह का, रात में फिर मैं आके साली गपशप करती रहती हूँ लोगों से। और जब सब लोग, सुबह जल्दी उठती हूँ मैं 4, 4:30, 5 जब भी, तो उस समय कुछ लिख पढ़ने का एक रूटीन बन गया। एक साधारण व्यक्ति भी अपने 5 ज्ञानेंद्रियों में प्रमुखता अलग अलग रहता है। जैसे ज्ञानेंद्रपति की कई कविताओं में गंध है, और इस तरह से आपके अपने अंदर की जो प्रक्रिया है, सोचने या काव्य प्रक्रिया है, उसमें क्या प्रमुख है? चाक्षुष, मतलब मुझे तो ही दिखाई ही ज़्यादा पड़ते हैं। मैंने आपसे कहा बैठे बैठे भी मुझे दिखाई देने लगे। लेकिन कभी कभी मुझे गंध का भी बहुत ज़्यादा, बहुत तरह का स्पष्ट संकेत, मतलब संश्लिष्ट गंध मुझे कुछ इग्नाइट कर देती है मेरे भीतर। प्रिय दृश्य में आपने 2-3 तो बताया, एक नाव, एक
उपयोग किया? स्टीमर, खासकर स्टीमर। बचपन में मुजफ्फरपुर से पटना आते समय स्टीमर एक अलग तरह का मुझमें वो भरता इसी था। तरह प्रिय कोई गंध या अप्रिय गंध? इत्र की गंध, हमको तेज गंध कोई पसंद नहीं है। मेरे सामने कोई शराब पिए, चाहे मतलब ताड़ी भी पिए, तो हमको उल्टी वो मुझे नहीं, कोई तेज गंध नहीं, सिरका नहीं, कोई तेज गंध नहीं। और इत्र की गंध अच्छी लगती है। मज़ार में जो चादर उधर चढ़ती है उस पर जो बहुत तेज इत्र लगता है वो भी ठीक है, लेकिन धीमी अगर हो तो बहुत अच्छी। वो प्रिय दृश्य हुआ, अप्रिय दृश्य? अरे कोई किसी को मार रहा है, तंग कर रहा है तो वो तो होगा ही ना प्रिय। गाली वाली बक रहा है। प्रिय ध्वनि? कर्कश ध्वनि अच्छी नहीं लगती। कोई किसी को बहुत अवहेलना से पुकारता है, गाली देता है, नीच मुंह, मतलब कुछ कभी कभी ध्वनि से भी किसी को इतना नीचे दिखाया जा सकता है। वो ध्वनियाँ मुझे बहुत विचलित करती हैं। जो अप्रिय ध्वनियाँ वो हैं। और प्रिय ध्वनियाँ, जल तरंग की भी आवाज़ अच्छी लगती है, पानी पर कोई भी आवाज़ अच्छी लगती है। हाँ। अपने शुरुआती लेखन और आज के लेखन में कोई परिवर्तन, किस तरह के परिवर्तन को आप खुद महसूस करते हैं? मेरे शुरुआती लेखन में उपन्यास जो एक हमने अपनी मेरी चतुर्भुज स्थान वहाँ का वो नाचने गाने वालियों का मोहल्ला है, तो वहाँ से एक लड़की जो मेरी क्लास में पढ़ती थी, वहाँ से मेरे चरित्रों में मेरा वो चरित्र बहुत मुझे अंदर लगने लगा कि चरित्र मतलब कुछ अगाध होगा, उसके मतलब उसके रहस्य में जाना ही जाना है। हर चरित्र को देख के मुझे लगता है कि मुझे इसके भीतर झांकना ही है, इसके अंदर पहुंचना है, इसकी अनुभूतियाँ पकड़नी है। उसके पहले के लेखन में प्रकृति वाले ही बिंब मेरे ज़्यादा प्रखर थे, मनुष्य कम थे। जीवन की जो स्थिति थी उसमें शुरू की कविताओं में प्रकृति के बहुत दृश्य हैं, लेकिन बाद की कविताओं में और चरित्र भी हैं, ज़्यादा चरित्र हो गए। और कोई परिवर्तन महसूस किया आपने इसके अलावा? हाँ, पहले मैं जो एक ही सांस में बहुत ही चूँकि मुझे बिंब बहुत खदेड़ते हैं, मैंने अभी कहा बांसुरी वाले की तरह पीछे बहुत सारे बच्चे चलने लगते हैं बिंबों के। तो पहले की कविता में मैंने बहुत शुरुआती संकरों में मैं देखती हूँ कि बिंब पर भी खचाखच हो जाता था। बाद में मैंने दो शब्दों के बीच में आकाश का जो महत्व है वो समझना शुरू किया। तो अब मैं बहुत बिंब आते भी हैं तो मैं उसको रोक लेती हूँ सांस की तरह। रचना की जो कौंध होती है वो प्रक्रिया किस तरह से है? जैसे कमलेश्वर कहीं भी बैठ के लिख लेते थे, त्रिलोचन आंसू कविताएं भी शुरुआत में किया करते थे। दूसरी तरफ शमशेर और मुक्तिबोध हैं जो एक कौंध के साथ कई दिनों तक रहते थे। तो आपके साथ आपकी कविता कितने दिनों तक साथ रहती है? हाँ, वो हर कविता अलग अलग ढंग से आती है। कभी कौंध की तरह भी आती है कभी कभी, और कभी कभी कोई पंक्ति गूंज जाती है, पूरी पंक्ति ही अचानक पूरी भीतर गूंज गई। तो और जैसे आटा गूंद के माँ कहती थी कि कुछ देर छोड़ देना चाहिए, तो पहला ड्राफ्ट कविता की बना के हम छोड़ देते हैं कुछ देर, तो समझिए कि आटा गूंदा और छोड़ दिया, उसके बाद रोटी निकालने में थोड़ी देर करते हैं। विचारधारा कविताओं से उसका कोई विशेष सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आपकी अपनी विचारधारा क्या है? मेरी विचारधारा से ज़्यादा मुझे विचारमयता में मुझे विश्वास है, और मेरी विचारधारा ये तो है ही कि सर्वसमावेशी समाज बने और पदानुक्रम टूटे, ऊंच नीच के भेदभाव की संरचनाएं टूटे, एक ही चटाई पर एक ही पंगत में बैठे लोग, सभी जातियों, सभी वर्णों, सभी लिंगों, सभी धर्मों, सभी वर्गों की ऊंच नीच खत्म हो जाए,
एक ही तरह की कमोबेश स्थितियां, अवसर और साधन बराबर बराबर बंट जाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ढंग से विशिष्ट है, जो कि वो होता ही है, तो वो अपने ढंग से, गुलाब को कमल न बना दिया जाए, कमल को गुलाब न बनाया जाए, कद्दू को कटहल बनाने की कोशिश न की जाए, कटहल को कद्दू न बनाने की कोशिश कर। तात्विक परिवर्तन क्यों घटित करने चाहिए? जो उसका वैशिष्ट्य है वो उसको उसी तरह खिलने देना चाहिए, जो जिस तरह। और ये मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशिष्ट होता ही है। उसका वैशिष्ट्य ढूंढकर उसके पुष्पण पल्लवन पूरी तरह उसको खिलाने की कोशिश, हवा पानी ठीक देने की कोशिश, ये व्यक्ति मात्र को, जो मेरे सामने आया, मुझे करना ही है। ये मुझे एकदम से, ये मेरा एकदम प्राइमरी संस्कार है। जो भी मुझसे मेरे सामने है उसके लिए प्राणपन से उसको प्रेम करना, उससे स्नेह करना और उसके लिए जो बन पड़े करना, ये मुझे लगता है कि यही मेरा विचार है। और इससे ही ये विचारधारा निकलती है जिसमें कहीं किसी तरह की नफ़रत का मुझे नहीं समझ में आता कि नफ़रत कैसे करनी चाहिए। मैं शौक में तो जाती हूँ, 4-5 मिनट के लिए मैं हिलती तो हूँ ही, घबरा जाती हूँ अगर कोई अजीब तरह का व्यवहार होता है किसी के साथ, या बहुत अटपटे ढंग से लोग किसी से पेश आते हैं, या किसी का कुछ छीन लेते हैं, या हत्याएं होती हैं, बहुत तरह की हत्याएं होती हैं स्त्रियों के साथ, तो और भी बुरा कुछ कुछ होता है। वो सब मुझे हिला तो देते हैं। जैसे निर्भया वाले कांड में ही मेरी समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। मैंने एक 12 मासा लिखा है नए वाले में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अगर उसने ऐसी गलती की है, झुग्गी में रहने वाले किसी बच्चे ने अगर ऐसी मनोवृत्ति बनाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सब भागीदार हैं। हम उसकी कार्यत्री क्षमता को ऐसा परिदृश्य नहीं दे रहे, विकास नहीं दे रहे, उसको उस तरह मोड़ नहीं रहे, तो उसकी ध्वंसात्मक वृत्तियां बढ़ रही हैं। जो एक बार मैंने अपने छात्रों के साथ तिहाड़ जेल में जाके एक प्रोजेक्ट किया था, जब मैं नई टीचर बनी थी, तो उसमें मैंने देखा था कि जितने भी गहन अपराधी थे, वे उन सब ने साहित्य नहीं पढ़ा था। डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, साइंस पढ़ा था, वाणिज्य पढ़ा था, लेकिन साहित्य पढ़ने वाला कोई व्यक्ति अपराधी नहीं था, भयंकर वाला। तो मुझे लगता है कि साहित्य की, अच्छी फिल्मों की ज़रूरत सबको है। उससे उन्नयन होता है, आपराधिक वृत्तियों का या कुवृत्तियों का उन्नयन होता है। आदमी की जो ऊर्जा आदमी से अपराध कराती है, वही ऊर्जा उसका अगर साहित्य उन्नयन कर दे, अच्छी फिल्में उन्नयन कर दे, तो उसकी दिशा बदल जाएगी। उसके बाद वो आप इस तरह से, और बाहरी क्रांति करने के पहले आत्म क्रांति भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति अगर आत्म क्रांति कर लेगा और अगल बगल जो उसके प्रियजन हैं उनमें भी वो क्रांति घटित कर देगा, तो धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। विचारधारा एक रेखीय होते हैं, व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति में कई परस्पर विरोधी चीज अंतर्द्वंद रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि अपने विचारधारा से भीतर कोई काव्य अनुभूति आई, उस समय कभी कैसे रिएक्ट करता है अपने विचारधारा और अपने काव्य अनुभूति का जो संतुलन? देखिए ना, हर नियम के तो 50 अपवाद मिल ही जाते हैं। तो आदमी कैसे जीवन का अंतिम सच जेब में लेके घूमने का दंभ नहीं कर सकता। मेरे अपने विचार में दो जो महाप्रमेय थे, धर्म और मार्क्सवाद, ये दोनों महाप्रमेय इसलिए थे कि सबकी मुक्ति की बात सोचते थे। और वो कहते थे कि अहंकार से मुक्त होना है, चित्त का विस्तार करना है, सबके दुख सुख का आयोजन करना है। इतना सुंदर विचार। सर्वे भवन्तु सुखिनः एक तरफ, और दूसरी तरफ मार्क्सवाद का भी यही कहना था। लेकिन धर्म और मार्क्सवाद दोनों के साथ मुश्किल अहंकार की आ गई। हर धर्म मानने लगा कि वही श्रेष्ठ है। ऐसे ही हर मार्क्सवादी मानने लगा कि दूसरा व्यक्ति संवाद करना ही नहीं है,
दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसको प्रेम और धीरज से नहीं सुनना है, उसको डांट डबार के चुप कर देना है, उसके सत्य को नकार देना है। इसके कारण दो जो महाप्रमेय थे वो हमारे यहाँ ढह गए। तो हमें गहरे पुनर्विचार की ज़रूरत है, जिससे कि ये महाप्रमेय सभी धर्मियों का जैसे एलसीएम निकाल लिया जाए, मुझे लगता है। और क्योंकि आधारभूत प्रवृत्तियां एक ही है, कोई भी धर्म हो, अगर अहंकार से दूर हो जाए और सबको बराबर मान दिया जाए, जीवन में भी सभी दिशाओं से हवाएं आने दी जाएं, एक सदिच्छा अंदर जगा ली जाए कि हमें सबको सुनना है, सबको प्यार करना है, और अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी का कुछ छीन रहा है, उसको न्याय नहीं दे रहा है, तो भी करुणा से ही उसको डील किया जाए, ये ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। कोई भी अनुभूति जो व्यक्तिगत रूप से होती है उसको किसी भी तरह से हम अभिव्यक्त करते हैं तो एक तरह से अनुवाद करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा लगा जो मैं चाह रही हूँ मैं कह नहीं पा रही हूँ? जब मेरे साथ ऐसी स्थितियाँ होती हैं ना, अगर कोई मुझे नैतिक बहुत बड़ी दुविधा घेर लेती है, बहुत उलझन जो कि मुझे घेरती ही रहती है, तो मैं उपन्यास लिखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि उपन्यास में होता है क्या कि 5-6 चरित्रों के माध्यम से आप अंदर डिबेट अपना कर सकते हैं। आपके भीतर जितने पॉइंट घूमेंगे, वही एक समस्या है जो आपके, जैसे भूतों की कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि खैनी चूना मांगता है और पीछे पड़ जाता है। अगर कोई समस्या या कोई दुविधा आपके पीछे खैनी चूना मांगती हुई पीछे पड़ गई, आपको उसने सोने न दिया कभी रातों तक, बहुत दिनों तक, तो इसका एक अच्छा उपाय है कि आप उसका उपन्यास उस समस्या के आसपास उठाइए और उसमें किरदारों में समस्याओं का डिबेट आप प्रायोजित करिए। धीरे धीरे लिखते 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 कोई अंदर ग्रंथि खुल जाती है और आप समाधान के करीब थोड़ा पहुंचने लगते हैं। कभी लंबी कविताएं भी लिखी हैं मैंने, जैसे थेरी गाथा की पूरी श्रृंखला भी लिखी है, लेकिन अक्सर ये काम मेरे बहुत जब गजिन दुविधाएं हो जाती हैं तो उपन्यासों में मैं जाती हूँ। जैसे दर्जी जो है, जो अपनी कतरनें बचाता रहता है, बताता रहता है, फिर कतरनों से कुछ सिल देता है। आप कविता से इतर जो विमर्श है उसमें भी आपका बड़ा हस्तक्षेप है, लेकिन समय नहीं है जी। तो इसको संक्षेप में 1-2 प्रश्न ये है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है काफ़ी बृहद सब्जेक्ट विषय है, उसमें क्या अभी होना चाहिए लेकिन हम लोग अभी की कविता में वो नहीं दिखता है? ध्वन्यात्मकता जो थी ना, रस और ध्वनि, 2 बड़ी अवधारणाएं भारतीय काव्य शास्त्र में थी। तो रसों का तो एक तरह से समझिए कि मिश्र रस, जैसे मॉकटेल होता है, वो 9 रसों के घड़े समझिए अलग अलग, अब नहीं अलग अलग शिखरों पर नहीं टंगे रह सकते। वो 9 रस एक कविता में मिलके बह सकते हैं कई दफ़ा, क्योंकि हम संश्लिष्ट अनुभवों के दौर से गुजर रहे हैं। तो अलग अलग कंपार्टमेंट में हम रस नहीं रख सकते, अलग अलग घटों में। एक ही कविता में 3-4 तरह के रसों का संघात अक्सर आप घटित कर लें। ध्वनि का सवाल जहाँ थे, उसमें भी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों की ध्वनियाँ आप देखेंगे कि नई कविता में घटित हो रही है और अच्छी कविता में होती ही है। ऐसा नहीं है कि अभिधा का सौंदर्य नहीं होता, अभिधा का सौंदर्य भी होता है। जैसे कई बार सिर्फ नरेशन करते हैं रघुवीर सहाय और उससे अच्छी कविता बनती है, या मुक्तिबोध भी करते हैं सिर्फ नरेशन में, अभिधा का स्टेटमेंट जैसे फोटोग्राफी किए जा रहे हैं उसमें भी कविता उभर जाती है। लेकिन लगातार वो ही नहीं रहना चाहिए, कभी लक्षणा व्यंजना का भी होना चाहिए। जहाँ तक आधारभूत पोइटिक्स का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक्स और एथिक्स दोनों मिला के, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, दोनों के मानक क्या हैं? मुझे लगता है कि दोनों के आधारभूत सिद्धांत एक ही हैं। अतिरेक का निषेध, अतिरेक का निषेध का मतलब जो
सौंदर्य शास्त्र भी यही कहता है कि एक तरह का समानुपात होना चाहिए, है ना। हर तरह का चेहरा सुंदर होता है समानुपात हो तो, है ना। या व्यवहार सुंदर हो, आत्मा सुंदर हो तो एक तरह का सौंदर्य घटित होता है। ये सौंदर्य शास्त्र का आधारभूत प्रिंसिपल है। और नीति शास्त्र का भी तो यही है। नीति शास्त्र में भी है कि अतिरेक करें नहीं, काम क्रोध लोभ का अतिरेक न करें। तो कविता इन सारे अतिरेकों का निषेध खुद अपने 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 शिल्प में कर लेती है। जो भी, जिसको मैं ड्राफ्ट कह रही थी, ड्राफ्ट के परिशोधन में एक तरह से चित्त का भी परिशोधन हो जाता है। जो अतिरिक्त आवेग होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और चित्त जो है वो सम्यक स्थिति में आने लगता है। भाषा का प्रश्न कई तरह के संरचनावाद के तहत भाषा अपने आप में नियामक होता है, लेकिन सिद्धांत अपनी जगह है। दैनिक जीवन में भाषा किस तरह से बदली है? भाषा एक अनौपचारिक हुई है, जो कि अच्छी बात है। और भाषा में हिंदी की तो बनावट ही ऐसी है कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज चारों तरह के शब्दों को बराबर मान देती है, एक पंगत में बिठाती है। इधर जनतांत्रिक आवेगों के कारण ये अधिक हुआ है कि पश्चिमी शब्द विदेशज शब्दों का जैसे टिड्डी दल की तरह आक्रमण हुआ है। और चूंकि खिचड़ी भाषा का एक अलग तरह का वो होता है, सिरोल भाषा का, जैसे हम कह सकते हैं कि खिचड़ी मतलब दाल भात मिल जाए ये तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कंकड़ भी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर वही दर्शन काम आएगा कि बहुत अतिरेक नहीं करना चाहिए भाषा का। विदेशी शब्द आ भी रहे हैं एक दो, तो ऐसी भी बात नहीं है कि एकदम से बोलने में प्रवाह में आ जाए तो आए, लेकिन अपने यहाँ जब शब्दकोश उन्नत है तो वहाँ से भी शब्द जुटाए जा सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे बोलने पर पर्याय समझ में आ ही जाते हैं, ऐसी भी नहीं है मुश्किल। एक सवाल, आज के समय में जो स्त्री विमर्श है उसका महत्व राजनीति से लेकर पर्यावरण तक दिख रहा है, तो पुरुषों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है? स्त्री विमर्श देखो, पुरुष, ये तो पुरुष को ही निवेदित है। मतलब जैसे हम एक रफ ड्राफ्ट कविता का अगर बनाते हैं, जिस कविता में पोटेंशियल रहता है उसी का तो फेयर कॉपी करते हैं ना। तो हम स्त्रियां भी उसी पर काम करती हैं जिनमें हमें बुद्धत्व के बीज दिखते हैं नई पीढ़ी पर। पुरानी पीढ़ी, जो पुराने लोग हैं, हम स्त्री विमर्श उनको तो निवेदित है ही नहीं। उनके लिए तो वो गरिमा में चुप्पी से उनको झेल लेता है, क्योंकि अब वो नहीं बदल सकते, बूढ़ा सुग्गा पोस नहीं मानता। लेकिन हमारा सारा एम्फेसिस आप जैसे युवकों पर है, जो अभी एक तो फिज़ा बदल गई हो और ज़्यादातर युवक, मैं तो युवकों के बीच ही रहती हूँ, घर में मेरे बच्चे भी युवक ही हैं और मेरे क्लास में भी युवक ही हैं, आसपास मैं युवकों के बीच में ही रहती हूँ, पाठक भी ज़्यादातर युवा ही हैं। तो मुझे मालूम है कि वो स्त्रीवाद के गर्भ से पैदा हुए आप लोग नए पुरुष हैं। मैंने एक नवल पुरुष पर कविता लिखी है, मैं उसी से अंत कर देती हूँ कि मुझे क्या उम्मीद है, आप ही लोगों से तो उम्मीद है। मैंने कहीं लिखा भी था कि एक ऐसा समय है, शिक्षा दीप्त स्त्री जो है वो ध्रुव स्वामिनी की तरह अकेली हो गई है। उसको अपना चंद्रगुप्त, अभी नए पुरुषों में उसको नए चंद्रगुप्त बनाने हैं, वरना अभी जो समाज है वो रामगुप्तों का ही समाज है। इसलिए वो जो विशाल अकेलेपन में वो नई पीढ़ी को ही निवेदित है, जो भी विमर्श है ना। एक तो आपसी बहनापे को निवेदित है, जो दूसरे वर्ग की दूसरे आयु समूह की स्त्रियां हैं, उन लोगों के साथ हमारा बहनापे का नाता है। उन लोगों के आपसी संबलन के लिए हम लोग एक दूसरे हाथ पकड़ के रहने का एक एहसास पाने से हमारा संबलन होता है। और दूसरा युवक युवतियाँ, क्योंकि सारा भविष्य तो आप ही लोग हैं। और मैं ज़्यादातर युवक आधारभूत बातें समझते हैं स्त्रीवाद की। अब बहुत ज़्यादा, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। ये एक जैसे कि मर्दाना स्त्री हुई या स्त्रैण पुरुष हुआ,
जिसके लिए एक शब्द यूज भी किया जाता है, इमोशनल फूल। तो वैसे पुरुषों के लिए क्या किया जाए ताकि वे एक यूनिवर्सल जो सिस्टरहुड है उसमें वो शामिल हो सके? काम, क्रोध, लोभ का अतिरेक नहीं होना चाहिए। बस सम्यक दृष्टि रहे तो प्यार के काबिल तो आदमी तभी होगा ना जबकि वो अतिरेक नहीं करेगा। पर कभी भी खौलते पानी में चेहरा नहीं दिखता। तो अगर कभी किसी चीज़ की प्रतिक्रिया हो भी जाए मन में तो धीरज से सोचना चाहिए कि क्या मेरा धीर ललित धीर प्रशांत रूप इससे मैं जो निर्णय ले जा रहा हूँ आदर्श है कि नहीं है। कुछ जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि नहीं, जिससे मैं प्रेम करता हूँ ऐसा कोई और है तो उसे अच्छा लगेगा कि नहीं। मुझे लगता है कि यही बात बस याद रखने से बहुत सारे निर्णय संतुलित हो जाते हैं। और सहानुभूति और हमदर्दी की एक निगाह चाहिए बस। और जितने भी स्त्री गुण कहे गए हैं ना, स्त्री धन कहा जाता है, जैसे लज्जा को, धीरज को, सहिष्णुता को, ये धन भी बराबर बराबर बंटने चाहिए पुरुषों में। स्त्री दिवस तो काफ़ी विशद है आपका उसमें लेखन, समय नहीं है, 10 बजे हैं। एक प्रश्न ये कि जैसे कि एक दूसरे प्रसंग में आपने कोट किया था इनको, जिसमें सलमान रुश्दी वगैरह को अनुवादित आदमी या भारतीय कहा है, उसी तरह आपने अपने स्थापना में कह दिया क्या क्या नहीं है स्त्री विमर्श। उसमें ये कहा है कि पुरुष होना नहीं चाहती है स्त्रियाँ, यानी अनुवादित पुरुष नहीं बनना चाहती। नहीं। तो स्त्री क्या, मतलब अगर स्त्री ओरिजिनली होंगी तो किन गुणों को आप चिन्हित करेंगे? एक स्वतंत्र स्त्री जिसमें पुरुष का कोई छाप नहीं, पुरुष के मॉडल पे नहीं बनी। हाँ, जीवन में दो तरह के, देखिए सभी गुण सब में चाहिए। स्त्रियों में भी साहस चाहिए जो पुरुष का गुण है। सम्यक मैंने कहा बंटवारा गुणों का होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि माँ होना स्त्री का विशेष वो पक्ष होता है। और वो प्रकृति हो, चाहे युद्ध और दंगे से ग्रस्त क्षेत्र हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, इन सब से जूझ रहा व्यक्ति हो, स्त्रियों में एक ममता की दृष्टि होती है और एक नए तरह का परिवार वो बनाना चाहती है नई स्त्री, जो रक्त संबंध के आधार पर या यौन संबंध के आधार पर नहीं बने, वो आत्मा के रिश्ते के आधार पर बने, जैसे मेरा आपका संबंध है। ये सिर्फ एक शुद्ध आत्मिक लगाव के आधार पर एक नया परिवार बना रही है। आप जितने उपन्यास देखेंगे स्त्रियों के लिखे हुए और ज़्यादातर कविताएं, उसमें एक बंधु परिवार, एक कम्यून का जिक्र आता है। और इसमें जो है एक दूसरे की को समझने का, धीरज से संवाद करने का एक जज्बा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि माँ की दृष्टि से सारा संसार देखना, और जब मैं माँ कह रही हूँ तो जैविक मातृत्व तो नहीं कह रही हूँ, वो अनब्याही स्त्रियों में भी हो सकती है ये ममता। और मतलब उसमें सचमुच की माँ बनने का, शरीर से माँ बनने की ज़रूरत नहीं। पुरुष में भी अगर ये माँ की दृष्टि आ जाए, जो माफ़ कर देती है, जो गलती करने पर टोक देती है लेकिन फिर गोदी भी उठा लेती है, ये वाला अगर ये दृष्टि क्षमा की और करुणा की और प्रेम की, लेकिन टोक टाक करते हुए, इसीलिए साहित्य को कांता सम्मित उपदेश कहते हैं। ऐसा नहीं है कि टोक टाक नहीं है, परिष्कार नहीं करना है, करना है। पेड़ तो लगातार लगाए चलने हैं ताकि नई फिजा तैयार हो सके। ठीक है, बातें तो खत्म हो ही नहीं, छोड़नी पड़ेगी। जी जी। अगली बार तो अंत में बस ये प्रश्न कि साहित्य के अलावा जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको करके लगता है कि आज का दिन बढ़िया गया? किसी के काम आ जाने से, कोई भी जो मेरे पास आया कुछ करके, कुछ पूछने
या कोई काम छोटा मोटा जो मैं कर सकती हूँ करवाने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अगर मैं कर देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो चीज़ बताएं, जीवन में अब तक का सबसे खुशी का दिन और दुख का दिन, 2 दिन। दुख तो मैं बता चुकी हूँ पिताजी वाला, और सुख का दिन बच्चे जब हुए तो मैं बहुत खुश थी। बच्चे बड़े भी हो गए और बच्चों का अभी तक वो लगातार ही सिलसिला चलता है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आप ही लोगों की तरह। समाप्त करते हैं। मैत्री जी ने बताया, 2-3 बताया, उसमें एक बताया जिस दिन मेरी शादी हुई। मेरी शादी तो अलग अजब ही परिस्थिति में हुई थी।